Ambati Rayudu, India's most settled number 4 before the 2019 ODI World Cup. Consistent ODI runs across 2 years, still dropped at the final call. Karun Nair, only the second Indian after Virender Sehwag to score a test triple century. Boundary, and that's 300 runs for Karun Nair. The crowd standing, the second Indian to do that to get. Still dropped. Abhimanyu Ishwaran, one of the most consistent test opener India has never capped. 7,000 plus first class run, 27 centuries, still waiting for a debut. और अब शुभमन गिल, India's 2 format captain, reliable opener. The Prince is also dropped from T20 World Cup 2026 squad. और न जाने कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना बेस्ट दे चुके हैं, फिर भी टीम इंडिया के डेब्यू या कमबैक कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या बीसीसीआई की सिलेक्शन प्रोसेस नैरेटिव्स का रोल है, या अगर परफॉर्मेंस मैटर करती भी है तो क्या आईपीएल परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है या डोमेस्टिक कंसिस्टेंसी? और आखिर बीसीसीआई का सिलेक्शन प्रोसेस डेटा ड्रिवन है या नैरेटिव ड्रिवन? यही जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अब सिलेक्शन कमेटी एक्चुअली में कैसे काम करती है, पहले इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते हैं। सिलेक्शन कमेटी में 5 सिलेक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक होता है चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स। चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स का काम होता है पूरी सिलेक्शन कमेटी को लीड करना, ताकि बेस्ट पॉसिबल टीम बनाई जा सके फ्यूचर के लिए। बाकी के 4 सिलेक्टर्स अपने अपने जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन और वेस्ट जोन। हर जोन के सिलेक्टर्स का काम होता है अपने जोन के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करना और एनालाइज करना। इसके साथ साथ इंडियन टीम के कैप्टन और हेड कोच भी इस कमेटी का पार्ट रहते हैं, लेकिन कौन सा प्लेयर को चूज करना है इसका डिसीजन सिर्फ 5 सिलेक्टर्स की कमेटी डिसाइड करती है। इस प्रोसेस को थोड़ा और गहराई में समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए इंडिया को अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप के लिए एक स्क्वाड सेलेक्ट करनी है और मिडिल ऑर्डर का एक स्लॉट अभी भी खाली है। सिलेक्शन मीटिंग में कैप्टन और हेड कोच अपना अपना इनपुट देते हैं कि आईसीसी इवेंट जैसे हाई प्रेशर टूर्नामेंट के लिए उन्हें किस टाइप के प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की नीड है जो अर्ली विकेट्स के बाद इनिंग्स को संभाल सके और सही वक्त आने पे अच्छे शॉट्स खेल के रन रेट स्टेबल कर सके। इस रोल क्लैरिटी के बाद सिलेक्शन कमेटी का काम शुरू होता है। हर जोनल सिलेक्टर अपने अपने जोन से, साथ ही आईपीएल और इंडिया ए सर्किट से रोल स्पेसिफिक प्लेयर्स के नाम शॉर्टलिस्ट करता है। इन सब प्लेयर्स के परफॉर्मेंस डेटा, फिटनेस और कंसिस्टेंसी को एनालाइज करके लिस्ट को और छोटा किया जाता है। मान लीजिए फाइनल शॉर्टलिस्ट में 2 नाम बचते हैं, तिलक वर्मा और साई सुदर्शन। दोनों लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं और दोनों सिचुएशन के हिसाब से इनिंग को एक्सेलरेट करना जानते हैं। जब स्लॉट सिर्फ एक है तो सिलेक्शन कमेटी पहले कंसेंसस बनाने की कोशिश करती है, डेटा, रोल फिट और रिस्क के बेसिस पर। अगर कंसेंसस नहीं बनता तब फाइनल डिसीजन वोटिंग से होता है, जिसमें 4 जोनल सिलेक्टर और चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर वोट करते हैं। जिस प्लेयर को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं वही स्क्वाड का हिस्सा बनता है। अब जब हमें ये समझ आ गया कि सिलेक्शन कमेटी कैसे काम करती है, तो अगला सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि सिलेक्शन होती किस बेसिस पे है। – 2008 से पहले इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन का बैकबोन डोमेस्टिक क्रिकेट था, जैसे रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली, इंडिया 8 टूर्स। यहीं से प्लेयर्स रेडी होते थे, यहीं से करियर बनते थे। लेकिन फिर आता है आईपीएल। इंडियन प्रीमियर लीग ने इकोसिस्टम बदल दिया। हाई प्रेशर गेम्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ एक्सपोजर, स्पॉटलाइट, हाइप और सबसे इम्पॉर्टेंट विजिबिलिटी। जो प्लेयर आईपीएल में परफॉर्म करता है वो सिर्फ ऑडियंस को ही नहीं, सिलेक्टर्स को भी डायरेक्टली दिखाई देता है। इस वजह से पिछले कुछ सालों में आईपीएल परफॉर्मेंस सिलेक्शन कन्वर्जन का मेजर ड्राइवर बन चुकी है। लेकिन यहाँ रियलिटी अनकंफर्टेबल है। क्या आईपीएल परफॉर्मेंस डोमेस्टिक ग्राइंड से ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुकी है? ऑफिशियल स्टांसेस अलग हैं। साई सुदर्शन के सिलेक्शन पर जब सवाल उठा कि क्या उनका पिक आईपीएल फॉर्म की वजह से हुआ, तो अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिलेक्शन सिर्फ आईपीएल से नहीं बल्कि मल्टी फॉर्मेट कंसिस्टेंसी और डोमेस्टिक नंबर से हुआ। थ्योरी परफेक्ट लगती है, पेपर पे सब ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कॉन्ट्रास्ट दिखता है। वही सिस्टम मोहम्मद शमी, करुण नायर और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे प्लेयर के केस में
सडनली रिजिड हो जाता है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक एंड इंडिया ए परफॉर्मेंसेस उन्हें इग्नोर किया जाता है और जब उनके बारे में सवाल उठता है जवाब हमेशा वेग, डिप्लोमेटिक या ओपन एंडेड होता है। यहीं पर क्रैक दिखाई देता है। सेम सिलेक्शन फ्रेमवर्क, सेम परफॉर्मेंस आर्ग्यूमेंट्स बट डिफरेंट आउटकम्स। और इसी गैप में एक चीज़ क्वाइटली ऑपरेट करती है, नैरेटिव बेस्ड डिसीजंस। नैरेटिव का मतलब होता है जब सिलेक्शन डेटा के साथ साथ जजमेंट और इंटरप्रिटेशन पे चलने लगता है। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए चलते हैं 2019 वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंसमेंट में, जब अंबती रायडू उस समय पे बेस्ट प्लेयर थे नंबर 4 पे अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट परफॉर्मेंसेस। लेकिन जब टीम अनाउंस होती है तो उनकी जगह विजय शंकर को टीम में जगह दे दी जाती है। और जब चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर MSK प्रसाद से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विजय शंकर एक 3D प्लेयर है जो बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में ज़्यादा बेटर करके दे सकते हैं इंडिया के लिए। ये था एक नैरेटिव बेस्ड डिसीजन। परफॉर्मेंस रायडू की अच्छी है लेकिन कुछ एक्स फैक्टर्स की वजह से विजय शंकर को मौका मिल गया और ये डिसीजन कितना सक्सेसफुल था ये हम सब ने देखा था। इसके बाद अंबती रायडू को कभी दोबारा इंडियन टीम में कंसिडर ही नहीं किया गया और उसके बाद उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक एक्सेप्शन केस था या फिर सिलेक्टर्स की यही अप्रोच अब एक न्यू नॉर्मल बन चुकी है। देखा जाए तो इसके बाद और भी केसेस आए जहाँ पे नैरेटिव बेस्ड डिसीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, फिर चाहे वो शुभमन गिल का सिलेक्शन हो ओवर यशस्वी जायसवाल इन T20s इन 2024 टू 2025। मेरी राय में नैरेटिव बेस्ड डिसीजन लेना गलत नहीं है, लेकिन एक्स फैक्टर के चक्कर में किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को बिल्कुल ही इग्नोर करना मेरी राय में ये गलत है। बाकी आपकी क्या राय है इस सिलेक्शन प्रोसेस पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।